वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज बाय 23%। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। समझने के लिए मान लो कोई नंबर है, उसमें पहले 10% का इंक्रीज होता है और देन 10% का इंक्रीज होता है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि कोई नंबर पहले 10% बढ़ता है फिर 10% बढ़ता है, तो टोटल कितने परसेंट बढ़ा वो, नेट इंक्रीज बताओ। तो तुम में से कुछ लोगों को लगेगा कि 10% पहले बढ़ रहा है फिर 10% बढ़ रहा है, तो मतलब 20% बढ़ गया, है ना। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है देखो, मान लो कोई नंबर है पहले 100, है ना, वो उसका 10% बढ़ा, तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10%, दिस इज 10। तो यानी कि 100 तो था ही, 10 और बढ़ा यानी कि 110 हो गया, है ना, 10% बढ़ने पे। देन वो नंबर अगेन 10% बढ़े, तो इस बार हम 100 को नहीं लेंगे, इस बार हम 110 को लेंगे। तो 110 का प्लस 10% और, यानी कि 110 का 10% क्या होता है, तो 110 का 10%, सो दिस इज 111। यानी कि वो 110 तो पहले ही था और 111 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 221, यानी कि वो हो गया 221। तो आप देखो, नंबर पहले 100 था और अब 221 हो गया, तो नंबर पूरा कितना बढ़ा, यानी कि नंबर हो गया 221। पहले कितना था 100, तो कितना बढ़ा 121 बढ़ गया। मीन्स कोई नंबर 100 से 121 हो गया, मतलब उसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो देखो कितना परसेंट इंक्रीज़ हम कैसे निकालते हैं कि इंक्रीज़ कितना हुआ 100 में 21, तो 21 अपॉन पहले कितना था इंटू 100, 21% आया, है ना। तुम लोग क्या सोच रहे थे 20% आएगा, तो नेट इंक्रीज क्या आया 21%। समझे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो अब इतनी लंबी अप्रोच तो एग्जाम में ले नहीं सकते। हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सक्सेसिव का यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी चीज़ में पहले A% का इंक्रीज़ हो रहा है, देन उसी चीज़ में B% का इंक्रीज़ हो रहा है। तो सक्सेसिव के अकॉर्डिंग आप देखो, पहले A प्लस B कर दो प्लस AB अपॉन 100। मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि देखो, मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि पहले 10% इंक्रीज़ हो रहा है, देन अगेन 10% इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको क्या लगा कि 10%, 20%, तो इतना तो सही है, आधी बात तो सही है कि 10% प्लस 10%, यानी 10 प्लस 10 20। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखा था ना, जैसे 10% इंक्रीज़ हुआ तो 110 हुआ, अब वापस 10% इंक्रीज़ हुआ तो 100 का 10% इंक्रीज़ हुआ, यानी कि यहाँ कुछ और परसेंट भी इंक्रीज़ होगा। क्या होगा AB, यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 100, है ना, समझे। तो 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 21%। आया समझ में। तो देखो, ये है जो हमने अभी तक सीखा। क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा कि अगर पहले A% का इंक्रीज़ हो रहा है देन B% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो टोटल इंक्रीज़ कितने का होगा, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। मान लो पहले A% का डिक्रीज़ हो रहा है फिर B% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितने परसेंट का होगा, -A प्लस B माइनस AB अपॉन 100। अब मान लो पहले A% का इंक्रीज़ हो रहा है फिर B% का डिक्रीज़ हो रहा है, तो टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना परसेंट होगा, A माइनस B माइनस AB अपॉन 100। मान लो पहले A% का डिक्रीज़ हो रहा है फिर B% का डिक्रीज़ हो रहा है, तो टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना होगा, -A माइनस B माइनस AB अपॉन 100। तो ये तो सिर्फ ये बहुत इजी है कि अगर A% इंक्रीज़ है तो A प्लस होगा, B भी प्लस होगा, अगर A माइनस है B प्लस है तो A भी माइनस होगा, B प्लस होगा, अगर A प्लस है B माइनस है तो A प्लस होगा, B माइनस होगा, अगर A माइनस है B माइनस है तो A भी माइनस होगा, B माइनस होगा। और यहाँ पे प्लस माइनस कैसे चलेंगे, प्लस 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 होता है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक, अब ये तो हो गई सक्सेसिव मेथड। अब एक और मेथड होती है रेशो मेथड। तो रेशो मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो भी देख लो लगे हाथ। जैसे कि हमने पूछा था कि पहले 10% का इंक्रीज़ होगा फिर 10% का इंक्रीज़ होगा। अब तो तुम लोग बहुत समझदार हो गए हो, 10%, 21% पता है तुमको। तो देखो रेशो मेथड से कैसे करेंगे कि 10% मतलब होता है 10%, यानी कि 1/10, यानी कि कोई चीज़ पहले 10 थी तो अब उसमें 1% और इंक्रीज़ हो गया, मतलब कोई चीज़ 10 थी तो अब वो 11 हो गई है ना। फिर हमने बोला कि भाई अगेन 10% इंक्रीज़ है, मतलब फिर वो कोई चीज़ 10% थी और 11 हो गई है, तो टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 10 10 100 होता है और 11 11 121। तो मतलब कोई चीज़ 100 थी और 121 हो गई है, मतलब कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 से 121 हो गई है, मतलब 20% इंक्रीज़ अपॉन 100 इंटू 100, तो ये हो गया 21%।
रेशो भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब बात ये आती है कि हम क्वेश्चन को किस मेथड से करें, है ना, रेशो मेथड से या सक्सेसिव मेथड से। तो चलो ये भी बता देती हूँ। रेशो मेथड से उन क्वेश्चंस को करना है जिनमें परसेंट हो 10%, 20%, समझ रहे हो ना, इस टाइप के परसेंटेज हो। लेकिन सक्सेसिव मेथड में अगर मान लो 2% है, 3% है, 12% है, इस टाइप के परसेंटेज हो, तो उनको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक, तो चलो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज बाय 23%। तो नंबर पहले 12% इंक्रीज हो रहा है, देन 23%, तो ये हो गया। और ऑल्सो प्लस 12 इंटू 23 अपॉन 100। ठीक, अब 3 to 5, 2 1 3 35 प्लस 12 इंटू 3, तो 12 3 ज़ा 36 का 6, 3 12 2 ज़ा 24, 25 26 27, ये हो गया 27 अपॉन 100, यानी कि 35.00 प्लस 2.76 यानी कि 2.76, मतलब 37.76, ये हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं छोड़ा, और आगे क्वेश्चन है कि द नंबर सो ऑब्टेन, मतलब अब जो नंबर ऑब्टेन हुआ है इज़ नाउ डिक्रीज बाय 34%। तो अब इसको 34% डिक्रीज करना है, मतलब हमें फिर से सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। इस बार ये इंक्रीज में है और -34%, मतलब क्या दिख रहा है कि प्लस ए माइनस बी, प्लस ए माइनस बी, है ना। 37 यहाँ लिख लेते हैं, 37.76 माइनस 34, फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, इसको इरेज कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड 37.76 इंटू 34 अपॉन 100। ठीक, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखो 37.76 में से 34 माइनस कर लें तो 34, 35, 36, 37 बचेगा क्या, 3.76। ये तो इजी था। ये कैलकुलेशन क्या टफ है, इतनी टफ भी नहीं है। 37.76 इंटू 34 अपॉन 100, और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 लग जाएंगे। सोचो सही करने के 2 नंबर मिलेंगे, तो उस हिसाब से इतना सा मल्टीप्लिकेशन करना कोई टफ तो नहीं है। अब देखो 3776 इंटू 34 कर दो, और कभी भी ना क्वेश्चन करते वक्त घबराया मत करो कितना लंबा मल्टीप्लाई करना है, इसको किसी दूसरी मेथड से कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इजी मल्टीप्लाई करना आता है ना, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो आराम से कम जो आंसर आएगा उसमें आपको डाउट तो नहीं रहेगा ना, कंफर्म तो रहोगे कि यही आंसर आया है। क्या मतलब दूसरी मेथड से करो, शॉर्टकट निकालो, फिर कन्फ्यूजन हो, पहला क्वेश्चन ही गड़बड़ करके बैठ जाओ, है ना। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 4 2, 7 4 ज़ा 28, 29 30, 0 3, 7 4 ज़ा 28, 29 30, 31 1 3, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, ये हो गया इंटू 6 3 ज़ा 18 का 8, कैरी ओवर 1, 7 3 ज़ा 21, 122 का 2, कैरी ओवर 2, 7 3 ज़ा 21, 22 23 का 3, कैरी ओवर 2, 3 3 ज़ा 9, 10 11, तो ये क्या आया 4 8 3 5 6 7 8, तो 8 1 1 2 एंड दिस अपॉन में 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 टर्म्स बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3.76 माइनस, याद रखना माइनस 1.283, 2 नंबर तक ले लेते हैं हम। अब देखो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -9, तो -9 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और हमें नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखनी है, तो -9 मतलब 9% का डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो आप तुम लोग को रेशो मेथड, सक्सेसिव मेथड दोनों मेथड आती है। क्वेश्चन करने में घबराना मत, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो करो, हड़बड़ाना नहीं है। ज़्यादा कैलकुलेशन है तो क्वेश्चन छोड़ो, स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। जब पेपर अटेम्प्ट हो जाए तब वापस उन क्वेश्चंस पे आना, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 days। 3 days में L M N 4 प्रिंटर्स हैं, तो उनके पेजेस शो रखे हैं कि L ने कितने पेज प्रिंट किए, M ने, N ने और O ने फ्राइडे, सैटरडे और संडे में। तो क्वेश्चन पूछा है इफ़ टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के सारे प्रिंटर्स के पेजेस हम साथ में ले लें, तो वेडनेसडे तो हमको दिया ही नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा भी यही है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे। तो हमें वेडनेसडे के बताने की टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल प्रिंटर्स। तो वेडनेसडे के लिए हम W मान लेते हैं, W इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द, क्वेश्चन में ही दिया है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे। सारे प्रिंटर्स द्वारा वेडनेसडे पे प्रिंट किए हुए पेजेस इज इक्वल्स टू 15% मोर। 15% मोर मतलब कि 115%।
मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन सैटरडे। मतलब कि वेनसडे इज इक्वल्स टू 115% ऑफ सैटरडे, है ना, कि अगर सैटरडे को 100 है तो वेनसडे को 115 है। 15% मोर का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब 100 तो रहेगा ही प्लस 15%, 100 तो रहेगा ही प्लस 15%, यानी कि 115%। तो वेनसडे इज इक्वल्स टू 115% ऑफ एस। आप करके देख लो, एस यानी कि सैटरडे। तो सैटरडे के प्रिंटर्स के हमें देखने पड़ेंगे कितने पेजेस प्रिंट कर रहे हैं, ऐड कर लेते हैं। फिर वही बात, अब ऐड करने के 2 नंबर मिल रहे हैं तो ऐड तो करोगे ना, 8540 11230 6580 7890 0 9 9 18 और 17 18 19 20 24 का 4 कैरी ओवर 2 8 2 10 5 5 10 20 21 22 का 2 कैरी ओवर 2 8 2 10 17 और 7 24 का 4 कैरी ओवर 2 2 1 3। अब हमें क्या करना है, 115/100 इंटू 34240, 0 से 0 कैंसिल, 3424 में 115 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 39376 और अपॉन में है 10 तो 0 से 0 कैंसिल। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टॉक प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स। एक स्टॉक प्रोफाइल में 4 स्टॉक्स हैं, A, B, C and D. A represent 20% of the portfolio and return 6% to 20% और रिटर्न कितना कर रहा है 6%. B represent 30% and has return of 8%. C represent 20% and has return of 4%. D represent 30% एंड हैज़ नेगेटिव रिटर्न ऑफ -5% का नेगेटिव रिटर्न है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ एन एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में एवरेज रिटर्न कितना है, मतलब इन सब का टोटल रिटर्न कितना है, ये हमको बताना है। अब सोचो कि हमको पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। कैसे, मान लो एक क्लासरूम है, उसमें स्टूडेंट हैं, किसी के मान लो 10 मार्क्स आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 30 आए हैं 50 में से, और क्लास में स्टूडेंट्स हैं 3। तो एवरेज मार्क्स हमें कैसे पता चलेगा, इनको ऐड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 5 6 यानी कि 60/3, मतलब एवरेज मार्क्स कितने हैं 20 हैं। तो यही होता है ना एवरेज। अब यहाँ सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर। तो सम क्या है कि 20% देता है 6% का रिटर्न, यानी कि 6 × 20 प्लस 30% देता है 8% का रिटर्न, तो यानी कि 30 × 8 प्लस 20% देता है 4 का रिटर्न, फिर यहाँ पे प्लस 30 देता है -5% का रिटर्न, और अपॉन में है 336 और 40 100। तो देखो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये 20 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 30 है, तो यहाँ से हम 10 कॉमन ले सकते हैं। तो 10 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 6 × 2 प्लस 3 × 8 प्लस 2 × 4 माइनस 5 × 3 अपॉन में 10, ये 0 से 0 कैंसिल। तो देखने वाली चीज़ ये है कि डायरेक्ट हम अगर 6 × 2 लिख देते, 8 × 3 लिख देते, 4 × 2 लिख लेते, और यहाँ 5 × 3 लिख लेते, तो क्वेश्चन और हमें इतना नहीं लिखना पड़ता। तो हम कैसे लिखते, तो ये जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, इनका हमें रेशो ले लेना चाहिए। हम इनका रेशो ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ये कट जाएगा, और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 × 12, 8 × 3, 4 × 2 माइनस 5 × 15। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा कैसे, 6 2 = 12 प्लस 8 3 = 24 प्लस 4 2 = 8 माइनस 5 3 = 15 अपॉन 10, 12 8 20, 24 और 4 44 माइनस 15 अपॉन 100 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 4 में से 5 इज़ 9, 3 में से 1 इज़ 2 अपॉन 10, यानी कि 2.9%। ठीक है, हमें इतना सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी जैसे मैंने बताया, हम डायरेक्ट लिखते कि A 20% है, B 30% है, C 20%, D 20%, इन सब का रिटर्न लिखते, और इनको हम रेशो में लेते, और डायरेक्ट 6 2 = 12, 8 3 = 24 प्लस 4 2 = 8 माइनस 5 3 = 15 और अपॉन में
3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10। बस अब इसको सॉल्व करते तो 8, 20, 44, 44 माइनस 15 अपॉन 10 इज़ 29 अपॉन 10 विच इज़ 2.9, है ना। इजी हो गया ना। तो यहाँ हमेशा याद रखना कि हम जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है उनका रेशो ले लेंगे। अब देखो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक और मेथड सिखाती हूँ मैं जिसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। देखो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया है ए बी सी डी। ए कितने परसेंट, 20%, बी दिया है 30%, सी दिया है 20% और डी दिया है 30%। और इनकी रिटर्न वैल्यूज़ क्या हैं, 6, 8, 4 और -5। अब हमें पहले से ही पता है कि हम तो इनका रेशो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा, है ना। मतलब कि 2, 3, 2, 3 ऐसा लिख लें डायरेक्ट। 2:3 रेशो 2:3। अब हमें इनका ओवरऑल एवरेज मानना है, तो डेविएशन मेथड से क्या करेंगे, हम अपने मन से एक एवरेज मान लेंगे। मान लेते हैं इनका एवरेज 4% है। अब क्योंकि ये हमने माना हुआ एवरेज है तो हमें इसमें डेविएशन देखना पड़ेगा कि इसमें कितने का डेविएशन है। तो देखो 4 है ये, अब ये 4 से 6 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इंटू 2, है ना। 4 से 8 कितना ज़्यादा है, 4, 5, 6, 7, 8, 4 ज़्यादा है तो 4 इंटू 3। 4 से 4 कितना ज़्यादा है, तो 0 इंटू 2 तो 0, यहाँ तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस, यहाँ पे 4 से -5 कितना ज़्यादा है, यानी कि -5 माइनस 4 यानी -9, -9 इंटू 3 अपॉन 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 तो अपॉन 10। अब बस इसको सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस 9 3 ज़ा 27 अपॉन 10। ये तो हमने सपोज की हुई वैल्यू है और ये हमारा डेविएशन है। तो 12 प्लस 4 इज़ 16 माइनस 27 अपॉन 10, सो दिस इज़ 11 अपॉन 10 यानी कि 1.1, यानी कि 4। और ये वैल्यू नेगेटिव में रहेगी क्योंकि 27 बड़ा है, तो 4 माइनस 1.1, माइनस करके भी दिखा देती हूँ, 4.0 माइनस 1.1, तो 10 में से 1 गए 9 बचे और ये हो गया 3, 3 में से 1 गए 2, तो सो 2.9 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 3 कंपनीज इन 2018। 2018 में 3 कंपनीज ए बी सी का प्रोडक्शन शो हो रहा है। जो ब्लू कलर है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बता रहा है और जो ऑरेंज कलर है प्रोडक्शन इन द ईयर बता रहा है। तो हमें बताना है द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। कंपनी सी का जो प्रोडक्शन है वो पूरे प्रोडक्शन का कितना परसेंट है। तो कंपनी सी का प्रोडक्शन बताना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं। तो कंपनी सी का प्रोडक्शन है 150 अपॉन पूरा प्रोडक्शन कितना है, तो 150, 190 और 140 ऐड कर दो, 9, 9, 18 का 8 कैरी ओवर 1, 1, 2, 3, 4, 480, तो अपॉन में 480 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 1500 अपॉन 48, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 12 को डिवाइड कर दो 375 से, तो 12 3 ज़ा 36, 1 बच गया 5, तो 12 1 ज़ा 12 यानी कि 31 पॉइंट समथिंग विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x, y and z are positive numbers and x plus y plus z is equals to 1 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू बतानी है। अब सोचो 1 अपॉन एक्स की लीस्ट वैल्यू कब होगी, जब x मैक्सिमम होगा तब तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लीस्ट होगी, है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई की लीस्ट वैल्यू कब होगी, जब y मैक्सिमम होगा। 1 अपॉन जेड की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, जब z मैक्सिमम होगा। तो मतलब x y z मैक्सिमम टर्म्स हैं। अब इस रिलेशन से x y z मैक्सिमम कब हो सकते हैं, जब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड हो। मतलब क्या है कि x y z तीनों इक्वल हो। मतलब इस इक्वेशन में अगर हम x y z तीनों इक्वल ले लेते हैं, सो हम x तो लिख ही रहे हैं, y की जगह भी हम x लिख लेते हैं, z की जगह हम x लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 3 यानी कि 3x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अब अगर x 1 अपॉन 3 है क्योंकि हमने तीनों को इक्वल लिया है, तो y भी 1 अपॉन 3 होगा और z भी 1 अपॉन 3 होगा और ये ही x y और z की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब क्योंकि x भी 1 अपॉन 3 है हमारा, y भी 1 अपॉन 3 है और z भी 1 अपॉन 3 है, तो यहाँ अगर हम इनकी वैल्यू रखें यानी कि 1 अपॉन 3 प्लस 1
अपॉन 1/3 प्लस 1/1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 और 1/3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज़ 9. So option number 4 is correct. Now the next question is, a thief notices a policeman at a distance of 600 meter. तो एक थीफ है, उसने पुलिसमैन को 600 मीटर के डिस्टेंस से नोटिस किया. तो देखो पुलिसमैन यहाँ है, थीफ यहाँ, थीफ पुलिसमैन के आगे ही होगा ना. तो ये है थीफ और ये है पुलिसमैन. थीफ ने नोटिस किया पुलिसमैन को, थीफ ने नोटिस किया पुलिसमैन को 600 मीटर के डिस्टेंस से. द थीफ एंड पुलिसमैन आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर्स. तो ये थीफ और पुलिसमैन की स्पीड है. थीफ की कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर पुलिसमैन टू कैच द थीफ. तो पुलिसमैन को थीफ को कैच करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको मिनट्स में बताना है. तो अब ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमें पता है कि कितनी है 600 मीटर्स और स्पीड, अब इन दोनों की हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी क्योंकि दो स्पीड है. अब इनकी जब हम रिलेटिव स्पीड लेंगे तो सोचो कि दोनों किस डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, थीफ और पुलिसमैन. अगर थीफ इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा तो पुलिस यहाँ तो भागेगा नहीं, पुलिस का दिमाग ख़राब तो है नहीं, उसको पकड़ने जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में दौड़ेगा ना. तो मतलब कि थीफ और पुलिसमैन एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, है ना. जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो उनकी स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, और जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो उनकी स्पीड को हम ऐड करते हैं. यहाँ दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो उनकी स्पीड का डिफरेंस ले लो, तो यानी कि 15 - 12 इज़ 3. अब ये किलोमीटर पर आवर में और हमें चाहिए, क्योंकि ये मीटर्स में तो हमें स्पीड मीटर्स पर सेकंड में चाहिए, तो 3 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 और 18 चला जाएगा ऊपर. अब देखो ये तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर सेकंड में आएगा क्योंकि ये टर्म मीटर में थी और ये मीटर पर सेकंड में है और टाइम आएगा सेकंड में, लेकिन हमें मिनट्स में चाहिए. तो अब यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है 60 सेकेंड. 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो मतलब 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स. अगर 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट है तो इतना सेकेंड कितना होगा, यहाँ भी 1/60 कर दो, है ना. तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से 60, 5 2 ज़ा 10, 3 6 ज़ा 18. सो द आंसर इज टाइम इज इक्वल्स टू 6 × 2, 6 2 ज़ा 12 minutes. Option number 3 is correct. So the next question is, what is the parameter in centimeter rounded off to 1 decimal place of sector of circle with radius 10 centimeter and angle 30 degree. मतलब एक सेक्टर है सर्कल का जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एंगल है 30 डिग्री. सो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल है 30 डिग्री. तो यहाँ पे भी मान लो ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है और यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का. तो हमें बताना है व्हाट इज़ द पैरामीटर. तो हमें पैरामीटर बताना है सेक्टर का. अब देखो हमें पता है कि आर्क लेंथ क्या होती है सेक्टर की, ये तो सबको पता होगी कि आर्क लेंथ होता है θ/360 × 2πr. अब आर्क लेंथ और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है. तो देखो आर्क लेंथ मतलब ये वाली लेंथ है ना, ये है आर्क लेंथ, और यहाँ पे हमें बताना है पैरामीटर. तो पैरामीटर में ये भी इंक्लूड होगा, मतलब ये दो रेडियस भी इंक्लूड होंगी. तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल्स टू आपकी आर्क लेंथ प्लस 2r. समझ में आया कुछ. तो इस क्वेश्चन में 60% बच्चे यही गलती करने लगते हैं कि वो आर्क लेंथ निकालने लगते हैं, उनका आंसर ही नहीं आता, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि पैरामीटर निकालना. पैरामीटर क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, ये आर्क लेंथ ऐड कर दो, दोनों रेडियस ऐड कर दो. तो आर्क लेंथ हम निकालेंगे, थीटा हमारे पास है 30/360, 2 × 3.14 इंटू आर, रेडियस की वैल्यू है 10. अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. सो 3.14 × 10/6 विच इज़ 31.4/6. तो 6 5 ज़ा 30, 0.62 ज़ा 12. सो इसका रफली आंसर है 5.2, है ना. तो हमारा पैरामीटर क्या होगा, आर्क लेंथ इज 5.2 प्लस 2r. 2r आर यहाँ पे क्या है 10, तो 2r मीन्स 2 × 10 विच इज़ 20. सो 20 में ऐड कर दो
25.2. So the answer will be 25.2. So option number second is correct. तो यहाँ पे कुछ माइनर सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है कि हमें आर्क लेंथ नहीं निकालना, पैरामीटर निकालना है, तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिस से आएंगे और साथ में क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ने की आदत डालो. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a प्लस बी इक्वल्स टू 2c देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू. तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये a स्क्वायर है, अगर हम b स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी सी, और ए सी यहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस ए सी, है ना. अब ये क्या होगा, c अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a माइनस बी. अब यहाँ c की वैल्यू रख दो. c की वैल्यू क्या है, a प्लस बी अपॉन 2, और ये है a माइनस बी. तो क्या ये दोनों टर्म्स कहीं से इक्वल हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये अपॉन में 2 आ रहा है तो इक्वल तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. a स्क्वायर है, b स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट किया तो माइनस बी स्क्वायर 2bc, और ये यहाँ जाएगा तो माइनस 2ac. फिर से यहाँ से हम 2c कॉमन ले लेते हैं, इस बार b माइनस a, और 2c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी. तो ये लिखा हमने a प्लस बी. अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a माइनस बी. तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन साथ में माइनस भी है तो ये भी नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लो ये है माइनस 2ac, और ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2bc. यहाँ पे हम 2c फिर से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा b माइनस a. फिर हमने 2c की वैल्यू पुट की तो वो है a प्लस बी, और ये हो जाएगा b माइनस a, फिर से नॉट इक्वल. अब जो लास्ट ऑप्शन बचा है इसको चेक करते हैं. तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac, और ये हो जाएगा माइनस 2bc. अब देखो यहाँ से 2c कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया a माइनस बी, और 2c की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी. a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस दिस ऑप्शन इज ट्रू. तो बच्चों को ये डाउट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे सॉल्व करना है. तो भाई किसी को नहीं पता चलता, जैसा ऑप्शन में दिया है आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. अब नंबर क्या है हमारे पास, 7 8 4 5 k 8 5 4. अब अगर ये 11 से डिविजिबल है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि जो अल्टरनेट टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए. अल्टरनेट टर्म्स यहाँ पे क्या है, 7 4 k 5, यानी कि 7 प्लस 4 प्लस k प्लस 5 माइनस बचा क्या, 8 5 8 4, यानी कि 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू होना चाहिए 0. अब देखो 5 4 9 9 और 7 16 16 प्लस k माइनस 8 8 16 4 20 और 5 25 इक्वल्स टू 0. सो k 16 माइनस 25 इज माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 9. अब देखो आप लोग को ये सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, इसको आप रफली जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो. मैं यहाँ समझा रही हूँ इसलिए समझाने में टाइम लग रहा है. तो क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना है, बस अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, और क्वेश्चन को स्टार्ट करके कोशिश करनी है सॉल्व करने की, धीरे धीरे हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पैरामीटर इज दिस एंड सेंट्रल एंगल इज दिस. देखो एक सर्कल है, इस बार सेंट्रल एंगल 60 दिया है और इस बार पैरामीटर दिया है दिस, और हमें एरिया बताना है. तो हमें पता है कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है आर्क लेंथ प्लस दिस रेडियस एंड दिस रेडियस, मीन्स आर्क लेंथ प्लस 2r, है ना. तो यहाँ पे आर्क लेंथ हमें पता करना पड़ेगा. अब आर्क लेंथ क्या होता है, तो आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि थीटा हमारे पास है 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू यहाँ पे हमें आर भी नहीं दिया, है ना. तो कोई बात नहीं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं. ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 22r अपॉन 7 3 21, है ना. ये हो गया L की वैल्यू आई. अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन में हमको P दिया है, पैरामीटर दिया है कि 64 अपॉन 3, तो P की जगह हम 64 अपॉन 3 रखेंगे इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ की वैल्यू हमने निकाली 22r अपॉन 21 प्लस 2r, ठीक है. अब देखो 64 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 22r प्लस 21 इंटू 2 इज़ 42r अपॉन 21. 64 अपॉन
3 इज इक्वल्स टू 42 में 22 ऐड कर दो तो 2 2 4 4 5 6 64 आर अपॉन 21। यहाँ पे 64 से 64 कैंसिल एंड 3r इज इक्वल्स टू 21, सो r इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ r हमारा आ गया 7। अब हमें निकालना है लेकिन एरिया, तो एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 है अपॉन 360 इंटू बाय 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस हमारी आई है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 6 1 से 6 6 36, 2 1 से 2 2 1 से 2 2 3 से 6, तो ऊपर क्या बचा 11 इंटू 7, सो 11 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या बचा 3, सो 11 इंटू 7 अपॉन 3 विच इज 77 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए थी वो देखिए। एक तो आपको आर्क लेंथ पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। पैरामीटर और आर्क लेंथ का रिलेशन पता होना चाहिए, वो तो मतलब पता होने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल आपको पता है कि आर्क लेंथ अगर इतना है और पैरामीटर निकालना है तो इसमें 2 आर भी ऐड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि एरिया क्या होता है सेक्टर का, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये पता होना चाहिए, आर्क लेंथ थीटा अपॉन 360 टू पाई आर ये पता होना चाहिए, और ये तो बस अंडरस्टैंडिंग वाली बेसिक सी बात है, ये अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो ये ऑलरेडी पता ही होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस टेबल के बेसिस पे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखिए द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट बाय 4 कंपनीज C1 C2 C3 एंड C4 ओवर 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट है बाय 4 कंपनीज C1 C2 C3 C4। क्वेश्चन पूछा है विच कंपनी हैड मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स। तो किस कंपनी की एवरेज मैक्सिमम प्रोडक्शन है इन 4 साल में। तो सबका सम निकालें और 4 से डिवाइड करें तो सब में सेम चेंज आएगा ना। तो हम इतना लॉजिक तो लगा सकते हैं ना कि हमें 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्यों है। हम देख लेते हैं किसका सम ज़्यादा आ रहा है, जिसका सम ज़्यादा आ रहा है उसका एवरेज भी ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। ऐड करते हैं 8 to 10, 10 13, 14 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 2 4 6 7 8 और 9, 9 65 आया। इसको ऐड कर लेते हैं 4 4 8 9 8 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 4 6 8 9, 9 67। इसको ऐड कर लेते हैं 6 4 10 5 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 2 4 6 8 9, तो ये हो गया 945 एंड दिस विल बी 8 to 10 का 0 कैरी ओवर 1, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 4 6 8 9, 960। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आया है C2। सो इसका ही एवरेज, क्योंकि सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर नंबर बड़ा है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इसमें ही बड़ा आएगा। सो C2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। Now the next question is the mean proportion of this and this where a is positive number is। तो इनका मीन प्रपोर्शन बताना है हमें। तो देखो मीन प्रपोर्शन बताना है तो हम मान लेते हैं मीन प्रपोर्शन x है, 8a स्क्वायर x 18 अपॉन a की पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल्स टू x अपॉन 18 a की पावर 4। तो यहाँ से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर इंटू 18 अपॉन a की पावर 4। अब 18 इंटू 8 होता है 144 और ये a स्क्वायर और ये नीचे a की पावर 4 है तो नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन a। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल PQR द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड एंगल R मीट एट O inside the triangle. If angle QOR is equals to 107 degree, then the measure of angle P। देखो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर आता है, तो इसका भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देखो अगर एक ट्रायंगल है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर यहाँ मीट कर रहे हैं इनसाइड द ट्रायंगल, है ना। अगर ऐसा है कुछ, ठीक, मान लेते हैं इसको I, है ना। तो जो एंगल I है ना, I वो क्या होगा, I मतलब BIC मान लो चलो। तो जो एंगल BIC है ना वो क्या होगा 90 प्लस A/2, ठीक। A
बी सी। अब मैं इसको अगर नीचे लेंथ इंक्रीज कर देती हूँ इसकी, तो ये भी इसका एक एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा बी का, और ये एक एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब बाहर एक पॉइंट है, जैसा अंदर हो रहा था वैसे ही बाहर एक पॉइंट बन रहा है। इसको मान लेते हैं ओ। तो जो बी ओ सी है ना, एंगल बी ओ सी, वो कितना होगा? वो होगा 90 माइनस ए बाई टू। ठीक, 90 माइनस ए बाई टू। अब आपको याद कैसे रहेगा? नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन, ऊपर पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, नीचे नेगेटिव टर्म्स होती हैं। तो वैसे ही ध्यान रखो कि अगर बी सी के ऊपर बन रहा है तो मतलब 90 प्लस ए बाई टू, और बी सी के नीचे बन रहा है तो 90 माइनस ए बाई टू, है ना। तो ये बात याद रखना। अब इस क्वेश्चन में हमें यही अप्लाई करना है। देखो, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू एंड आर मीट एट पॉइंट ओ, बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर मीट एट पॉइंट ओ, क्यू और आर के बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है। इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर, तो ये भी पता चल गया कि भाई ये ऊपर की बात है। इफ़ एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 107 डिग्री, अगर ये क्यू ओ आर ये है 107 डिग्री, तो हमको बताना है एंगल पी का मेजर। अब देखो, हमें तो पता था कि प्लस ऊपर बन रहा है मतलब ये चीज़ अप्लाई होगी। तो हमें इस रिलेशन से पता है कि ये जो एंगल बनता है, मतलब यहाँ पे 107 इज इक्वल्स टू 90 प्लस ऊपर जो एंगल बनता है उसका हाफ। तो ऊपर जो एंगल बनता है मतलब पी का हाफ। ठीक, अब इसको सॉल्व करना था तो क्या करेंगे, 107 माइनस 90 इज इक्वल्स टू पी बाय 2। तो 107 में से 90 माइनस करेंगे, 107 में से 90 माइनस किया तो 7 और 1 17। ठीक, तो 17 इज इक्वल्स टू पी बाई 2, पी इक्वल्स टू 17 टू इज 34। तो पी कितना डिग्री होगा? 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, लिखा है 7। अब ये पूरा साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन के लिए एस लिख लेते हैं, कॉस के लिए सी लिख लेते हैं, अपॉन 9s माइनस 2c इज इक्वल्स टू 5/4। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 7s प्लस 4c इज इक्वल्स टू 5 9s माइनस 2c। 7 4 ज़ा 28s प्लस 4 4 ज़ा 16c इज इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45 s माइनस 5 2 ज़ा 10c। s एंड s, तो 45 माइनस 28 इज माइनस 17 एंड दिस इज माइनस 10 and minus 16c. So minus 17s is equals to minus 16 and minus 10 is minus 26c. माइनस से माइनस कैंसिल, तो s अपॉन c इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 17, मतलब कि साइन अपॉन कॉस यानी कि tan। सो tan की वैल्यू हमें पता चल गई कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 17 है। अब क्वेश्चन में हमें बस ये अप्लाई कर देना है, मतलब कि 26 अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 26 अपॉन 17 का स्क्वायर माइनस 5। अब आपको 26 और 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन इजी गोइंग हो जाएगा। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 5 अपॉन 676 अपॉन 289 माइनस 5। अब यहाँ कर देंगे 676 प्लस 5 इंटू 289, और जो नीचे 289 रहेगा वो 289 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 676 माइनस 5 इंटू 289। अब देखो, इतना बड़ा हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये है 6 और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, तो 6 5 11 होगा। मतलब कि कुछ जो टर्म होगी ऊपर की उसमें लास्ट की जो वैल्यू है ना, यूनिट डिजिट, वो 1 होगी। तो इसमें किस में लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, इसमें है और इसमें है। अब सोचो क्या हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा? तो हम सिर्फ इतना करके देख लेते हैं कि अगर 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 289 में, तो अगर ये बड़ी वैल्यू आती है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो 289 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45 का 5 कैरी ओवर 4, 5 8 ज़ा 40, 44 का 4 कैरी ओवर 4, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13 14। ये 676 से बड़ी वैल्यू आ रही है, मीन्स हाँ हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं कि हम इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करके देखें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर पैरेलल दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें पता है कि इक्वेशन पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। अब यहाँ देखो a1 ये है
A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 ये है। तो इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, मतलब कि 4/k-2 इज इक्वल्स टू k-2/9 इज इक्वल्स टू 3/-5। अब इसको सॉल्व करना है तो किन्हीं दो इक्वेशन को लेके चल लेते हैं। मान लो ये दो इक्वेशन ली हमने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 4 36। अब यहाँ अगर दोनों साइड रूट ले लेते हैं तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो k-2 इज इक्वल्स टू +6 -6। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो हम यहाँ पे +6 लेंगे। तो k-2 इज इक्वल्स टू 6, सो k इज इक्वल्स टू 6 7 8। k की वैल्यू 8 आ गई, पर क्वेश्चन में पूछा है k² + 6 यानी 8 का स्क्वायर विच इज 64, 64 + 6 इज 70। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना था, तो देखो तो ये क्या होगा, 7 7 14 - 4 इज 10, 7 - 10 इज -3 और माइनस माइनस इज प्लस, तो इतना तो आ गया +3। 7 4 इज 11, तो 7 - 11 + 3 और ये है +40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 3 10, 10 - 11 इज -1, -1 + 14 और दिस इज 13 माइनस, तो -1 + 14 इज 13, तो 13 - 13 इज 0। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो ये क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है, तो इसके लिए तो हमें पता है, अप्रोच ही पता है हमें कि CP लिखना है, SP लिखना है, और SP ऐसी टर्म होनी चाहिए जो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपना प्रॉफिट कराएगा तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तब तो प्रॉफिट होगा ना। अब देखो क्वेश्चन करो कितना ईजी होता है कि यहाँ पे 25 kg है, क्लेम करता है वो, और द कॉस्ट प्राइस ऑफ सॉल्ट इज़ 25 kg। अब इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम। तो देखो यहाँ भी 25 रहेगा, यहाँ भी 25 रहेगा, अब उसने 200 ग्राम कम कर दिया, मीन्स अगर 1000 ग्राम वो बेचता है तो उसमें 200 ग्राम कम देता है, मतलब 800 ग्राम ही देता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू हमें ये लेनी है, SP में 1000 ग्राम और यहाँ लेना है 800 ग्राम। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इनका रेशो ले रहे हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 = 8, 2 5 = 10। अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, CP अगर 4 में है, सेल कर रहा है 5 में, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन CP × 100 विच इज़ 25%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश हैज़ 18,000, ही डिपॉजिटेड 7,000 इन अ बैंक। मान लो रमेश के पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18,000 है, उसने 7,000 एक बैंक में डिपॉजिट किया जिसमें उसको 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और बाकी 6,000 दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया जिसमें उसको 6% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब इफ़ ही रिसीव्ड दिस एज सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, इतना उसको 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो हमें बताना है कि देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल इज इक्वल्स टू, रेस्ट ऑफ द कैपिटल पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो देखो 18 में से 7 + 6 यानी कि 13 माइनस कर दें 18 में से, तो कितना बचेगा 5,000। तो अभी उसके पास 5,000 और हैं, 5,000 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ये हमको बताना। तो सोचो कि 7,000 रुपीज़ हैं, उस पर 5% इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में अपॉन 100, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट मिल गया, 7 5 = 35, 350। 6,000 है, 6,000 उस पर मिलता है 6% × 1/100, तो यहाँ कितना मिल गया, 6 6 = 36, 360। यानी कि टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिल चुका है, 0 6 5 11 1 3 3 6 और 7 710। टोटल इंटरेस्ट रेट पूरी मनी पे, मतलब इस पे टोटल पे कितना है 1160। तो 1160 में से 710 माइनस कर दें, मतलब इन दोनों का, तो हमें इसका पता चल जाएगा। तो इसमें 0, 6 में से 1 इज़ 5, 11 में से 7 इज़ 7, 8 9 10 11, 450। मतलब कि इस बचे हुए अमाउंट पे जो उसका इंटरेस्ट है वो 450। तो हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बताएंगे, P × R × T 1 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 450। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 0 0 0, सो R इज इक्वल्स टू 45/5 विच इज़ 5 9 = 45, हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ़ A इज़ एन एक्यूट एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू दिस। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास है sin A अपॉन 1 + cos A। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन देखो और चालू हो जाओ। मान लो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इनका रैशनलाइज करके देख लेते हैं कि 1 - cos A अपॉन 1 - cos A। सो sin A एंड 1 - cos A, और यहाँ पे हो जाएगा 1 -
कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, सो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए और ये है 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए है किसी में, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. Now next question is, in a clearance sale, a sari whose marked price was this is now sold for this. What is the discount percentage on sari? तो हमें सारी पे डिस्काउंट बताना है, मतलब कि मार्क्ड प्राइस उस पर था 10490 और इतने में सेल कर दी, मतलब कितने का डिफरेंस है 9441. 10 में से 1 गए 9, 8 में से 4 इज़ 4, 4 में से 4 0, 10 में से 9 इज़ 1 अपॉन पहले कितना प्राइस है CP 10490 इंटू 100, तो ये तो सिंपल है, ये 10%. ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 ट्राइंगल्स EFG एंड HIJ आर कॉन्ग्रुएंट. 2 ट्राइंगल हैं EFG और HIJ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. इफ़ एरिया ऑफ EFG इज़ 124, अगर EFG का एरिया 124 है, देन एरिया ऑफ HIJ, तो हमें बताना है कि HIJ का एरिया कितना होगा. सो अगर इसका एरिया 124 है और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका एरिया 124 है तो इसका एरिया भी 124 होगा, नॉर्मल सी बात है. ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 4 sec अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 sec अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा. अब अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये हो जाएगा 4 sec प्लस 4 tan इज इक्वल्स टू 7 sec माइनस 7 tan, और यहाँ 4 sec माइनस 7 sec इज इक्वल्स टू माइनस 7 tan माइनस 4 tan, तो 4 5 6 7 माइनस 3 sec इज इक्वल्स टू माइनस 7 8 9 10 11 tan. माइनस से माइनस कैंसिल, तो sec अपॉन tan इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 3. अब देखो sec क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और tan क्या होता है साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, है ना. दिस इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 3. अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन साइन इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 3, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Now the next question is, a pipe can fill an overhead tank in 12 hours, but due to leak at bottom, it is filled in 18 hours. How much time will the leak take to empty it? तो एक पाइप मान लेते हैं A किसी टैंक को 12 आवर्स में फिल करता है, वहीं अगर उसके बॉटम में लीक है तो 18 आवर्स में फिल होता है. मतलब लीक को हम मान लेते हैं कि A माइनस बी, लीक नेगेटिव काम कर रहा है ना, तो अगर A फिल करता है तो B उसको खाली कर देता है. तो A माइनस बी कितने समय में हो रहा है 18 आवर्स में. इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 और 18 का एलसीएम इज 36. तो 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36. अब अगर A की कैपेसिटी 3 है और A माइनस बी की 2, यानी इसका मतलब है अगर A इक्वल्स टू 3 और A माइनस बी इक्वल्स टू 2 है, मतलब A की 3 है और A माइनस बी 2 है, तो B की 1 होनी पड़ेगी. तो 1 कैपेसिटी से अगर B टैंक को एम्प्टी करेगा तो उसको टोटल 36 आवर्स लगेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल इन 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट बाय अ शॉप ओवर द गिवन ईयर्स. तो ये गिवन ईयर्स हैं और इसमें टाइप ऑफ हेलमेट शो कर रहे हैं. तो हमें बताना है व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन सेल ऑफ हेलमेट C इन 2002. मतलब कि C हेलमेट 2002 में और C 99 में, तो इसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है. तो परसेंटेज इंक्रीज़ देखना है, मतलब 68 में से 54 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन पहले कितना था 54 इंटू 100. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 मीन्स 700 डिवाइडेड बाई 27. सो 27 इंटू 3 करके देख लेते हैं. 7 3 21, 1 2 3 2 6 7 8 ज़्यादा हो रहा है, तो 27 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी ऑन 2 2 4 1 5 54. सो 54 6 1 0. 27 इंटू 5 करके देख लेते हैं. 7 5 35 5 3 5 2 10 11 12 13 135. 27 इंटू 5 इज़ 135. 27 इंटू 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 27 इंटू 5 इज़ 135. सो 25 पॉइंट समथिंग. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट.
Now the last question is, if the length, breadth and height of cuboid is this, this and this respectively, then the volume in centimeter of cuboid. तो cuboid का volume हमको पता है कि क्या होता है, LBH. So 6 4s are 24 and 24 into 8 is 4 8s are 32, 2 3, 8 2s are 16, 17, 18, 19, 192 is option number first. So thanks for watching. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें and give your feedback in comment section.